मैं सुजीत गौड़, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बछईपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, ये पूरी तरह से फैल चुका है और साथ ही हमारा भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया है। लॉकडाउन में हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, सामाजिक दूरी बनानी है, एक दूसरे से हाथ न मिला करके नमस्ते का आह्वान करना है, बराबर हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ इन सब के अलावा हमें घर में रहकर पठन पाठन का कार्य भी करना है। शासन की मंशा है कि हमारे बच्चे जो इस देश के कर्णधार हैं, उनका पठन पाठन अवरुद्ध न हो, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है, जिसके लिए हम लोग आगे आकर के व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण कार्य को चला रहे हैं। बच्चों, आप सभी लोग हम लोगों के साथ पूर्ण सहयोग निभाएंगे, अपनी भागीदारिता निभाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है, हम लोग प्रयास करेंगे कि सामाजिक विषय का अध्ययन करें। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विषय की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान में 4 पाठ होता है। नंबर 1 इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। इतिहास में कक्षा 10 में भारत और समकालीन विश्व है, भूगोल में समकालीन भारत है, नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक राजनीति है और अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक विकास की समझ पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी के विषय में अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? तो हम कहते हैं कि किसी भी देश में शासन करने के लिए सामाजिक समुदायों, वर्गों और लोगों में सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जब किसी देश में ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर सामाजिक वर्ग, हर सामाजिक समुदाय के लोग सरकार में होते हैं, तो इसे ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि पूर्व कक्षाओं में लोकतंत्र के विषय हमने अध्ययन किया है। लोकतंत्र की अवधारणा को हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने पढ़ा था कि पिछली कक्षाओं में कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये जो सत्ता होती है वो किसी एक अंग की नहीं होती। ये शासन सत्ता वो 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूरी तरीके से समझ के साथ बांटा जाता है। हमने पूरी कक्षाओं में पढ़ा है। अब बात आती है लोकतंत्र क्या होता है। हमने पूरी कक्षा में पढ़ा है कि लोकतंत्र, यह एक लोकतंत्र को अंग्रेजी में लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। इसकी परिभाषा के विषय में पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में शासन सत्ता लोगों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी सरकार जिसके द्वारा लोगों के हित के विषय में बात की जाए, लोगों के विषय में सोची जाए, ये हमारा लोकतंत्र है। अब बात आती है कि हम लोग जो सत्ता की साझेदारी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग
दो देशों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला देश है आपका बेल्जियम। बेल्जियम जो है, बेल्जियम की स्थिति यह है कि यहाँ यह एक बहुत ही यूरोपीय उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य भी है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसकी जनसंख्या लगभग 10.7 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक है, जबकि हमारे देश की एक राज्य हरियाणा है, उसकी जनसंख्या 2.54 है, यानी लगभग उसकी आधी है। दूसरा इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल 32,528 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे हरियाणा के लगभग 44,212 किलोमीटर से भी कम है। बात इसकी आती है भाषा, यहाँ डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा बोली जाती है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी से मिली हुई हैं। इनकी जातीय समीकरण बहुत ही जटिल है। इनकी जो भाषा है, लगभग 59% भाषाएं डच बोली जाती हैं, जो कि फैमिलीज एरिया में विद्यमान होती हैं। दूसरा जो है, लगभग 40% जो जनता है वो वेलोनिया नामक स्थान पे पाई जाती हैं, और वे ज्यादातर फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और बचे 1% जो भाषा के बोलने वाले लोग हैं, वे जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका एक जातिगत प्रसिद्धता है। और इन्हीं की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, वहां लगभग 80% लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं और 20% लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो अब बात होती है कि ये जो होते हैं, इन अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी के लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। फ्रेंच भाषी लोग, क्योंकि इन्होंने पहले ही शिक्षा का काफी ग्रहण कर चुका था, इसलिए ये और ये धनवान होते थे, जिससे ये समृद्ध और ताकतवर हैं। लेकिन बाद में आकर के डच भाषा के लोग आर्थिक विकास उनका हुआ और शिक्षा को प्राप्त करके वे आगे बढ़े। इसलिए डच भाषा के लोगों में और फ्रेंच भाषा के लोगों में आपसी तनाव बढ़ता ही गया। लगभग 1950 और 60 के दशकों में फ्रेंच डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ता गया। 1950 में और 60 के दशक में फ्रेंच भाषा और डच भाषा के, जैसे कि हमने बताया है, इन दोनों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ती गई कि मैं सर्वोपरि है, वो भाषा के लोग कहते हैं मैं सर्वोपरि हूं। इन दोनों समुदाय के टकराव का तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, एक विशेष तरह की समस्या थी कि लोग, डच वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि भाषा, शिक्षा और धन के कारण डच, और संख्या के कारण डच वाले लोग अपेक्षाकृत ज्यादा थे और ये धनवान थे, इसलिए ये ताकत कर रहा है। तो आज की शिक्षा यही हम समाप्त करते हैं। कहते हैं कि शिक्षा समाज की जननी है। अगर जैसे सब शिक्षा का अध्ययन करते जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे, तो हमारा ज्ञानार्जन होता रहेगा और समाज में हम एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा बच्चों, आज आप लोग यहाँ तक हम आपको बताए हैं। अब अगला जो अध्ययन होगा वो नेक्स्ट डे होगा, जिसमें हम लोग श्रीलंका, दूसरी जो देश है श्रीलंका, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग कल जो है इन सारी चीजों का अध्ययन करके आएंगे। और मैं विश्वास करता हूं, मैं कामना करता हूं कि आप लोगों का जो है भविष्य उज्जवल हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।